गुड इवनिंग बाबू, सबको गुड इवनिंग। अभी जो कल हम लोग क्लास लिए थे नेटवर्क इशू की वजह से उसमें वॉइस प्रॉपर जा नहीं रहा है, तो अभी तो वो यूट्यूब पे है लेकिन उसको डिलीट कर दिया जाएगा और ये वाला वीडियो में एक बार हम उसको बता देते हैं वो सारा चैप्टर, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा आपको नोटिफिकेशन थोड़ा नोटिस देना है, उसके बारे में हम बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, पर जो जितने भी हम लोग के प्रैक्टिस सेट हैं, अगर एक प्रैक्टिस सेट का 10 रुपए है बाबू, एक प्रैक्टिस सेट का 10 रुपए है। यहाँ पे जो नीचे नंबर शो कर रहा है उस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कोई भी कॉल नहीं करेगा, ठीक। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आपको खुद वो कॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आप ऐसे आपको 20 दिया जाएगा। आप टेस्ट सीरीज का प्राइस पूरा पता कर लेंगे उस नंबर पे मैसेज करके, और आप खरीद सकते हैं। ऐसे आपको टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको ओएमआर सीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका ओएमआर सीट। आप चाहते हैं तो ऑफलाइन मंगा सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ऑफलाइन में लेंगे तो पैसे थोड़े अधिक लगेंगे, क्योंकि उसको हम लोग को प्रिंट आउट निकलवाना होता है, फिर उसको पंच करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, वो आपको करके देना होता है सारा। और ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा ओएमआर शीट, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप नंबर पे कॉल मैसेज करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोग बात किए थे औसत। औसत से रिलेटेड बात किया गया था बाबू। चैप्टर का नाम है चैप्टर 11, ठीक है। औसत के बारे में हम तो आपको थोड़ा सा बता दिए थे कि औसत का मेन फॉर्मूला क्या होता है, कि या औसत किसे कहते हैं। सभी राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या लिखेंगे। मान लीजिए ये दिया है 3 4 5, तो इसको जोड़िए, इनका योग हो गया, और ये 3 है। अब इसका जो आंसर आएगा वो निकल जाएगा आपका औसत। तो औसत का फॉर्म परिभाषा क्या हो गया, डेफिनेशन। सभी राशियों का योग तथा राशियों की कुल संख्या का जो परिणाम, मतलब विभाजित करने पे जो परिणाम प्राप्त होगा उसे औसत का क्या कहते हैं बाबू, उसे औसत कहते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल को उन राशियों की कुल संख्या से भाग देने पे यानी विभाजित करने पे प्राप्त परिणाम को उन राशियों का औसत कहते हैं। और औसत का एक और नाम है, देखिए, समांतर माध्य भी कहते हैं या माध्य भी कहते हैं। ये तीनों में से कोई आएगा, आप समझेंगे औसत का ही काम करना है यहाँ पे। अगर उसका कुल योग निकालना है तो क्या हो जाता है, औसत गुणे राशियों की संख्या, ठीक। अब देखिए, औसत का मान कह रहा है, तो ये मान ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब उनका अंतर सामान्य हो। अंतर मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, तो इनके बीच का अंतर 2 2 का है, यानी कि ये समान है। तो यहाँ पे क्या करोगे, हाईएस्ट वैल्यू को और निम्नलिखित, मतलब जो लोअर लोअर पॉइंट है उसको, लो वैल्यू को क्या करोगे, ऐड करोगे और 2 से भाग कर दोगे, ठीक। ये रहा एग्जांपल। जैसे देखो, 2 का अंतर है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे। इनका बीच का गैप कितने का है, 2 2 का है। तो सबसे बड़ा क्या है, 22, 22 लिख दिया। सबसे छोटा 14, 14 लिख दिया। इसको जोड़े 36 हुआ और 2 से भाग कर दिया 18। तो औसत मान इसका क्या निकला, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वैसे ही कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है सम और विषम के लिए। बड़ी संख्या पूछा, औसत प्लस n+1 हो जाएगा, ये आप माइनस कर लीजिए, ठीक। छोटी संख्या पूछे तो औसत -n-1 हो जाएगा। ये विषम और सम के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे ही नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कह रहा है, तो क्या बड़ी संख्या पहले क्या औसत लिखेंगे, तो औसत इसमें 100 दिया है, 100 हो जाएगा। n की जगह पे कितनी संख्या है, 26, मतलब n क्या है, n सम और विषम संख्या है, कि कितने सम और विषम संख्या है, तो कितने हैं, 26 है। 26 लिखोगे, एक घटा दोगे 25 हो जाएगा, गुणा करो 125 और जोड़ दोगे, ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ही छोटी संख्या आप निकाल देंगे, ये समझ गए। अब देखिए, कह रहा है कुछ और भी फॉर्मूला है। जैसे n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही सम संख्या के लिए पूछे तो n+1 हो जाएगा, ठीक। अगर विषम संख्या के लिए पूछता है तो सेम वही रह जाता है, जितनी विषम संख्या दिया रहेगा तो n हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
आप देखिए कह रहा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों की औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 24 पारियों का कुल रन निकाल लीजिए। कुल रन निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि औसत और उनकी संख्या कितनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा बाबू, 672। अब देखिए 25वीं पारी पूछ रहा है तो मान लेते हैं 25वीं पारी क्या है, यक्स है। 25वीं पारी में एक्स रन बना है तो क्या होता है, फिर देखो 25वीं पारी में एक्स रन बना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे ऊपर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, औसत इक्वल टू क्या बाबू, औसत मान इक्वल टू क्या पढ़े हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको निम्नेस्ट वैल्यू को हाईएस्ट 672 प्लस एक्स बटा में 2 से भाग करेंगे। और औसत दिया कितना है, औसत यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे 29 दिया है तो औसत को क्या लिख देंगे यहाँ पे 29। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 29। अब इसको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर दो। देखो आगे क्या हो रहा है, अब इसका गुणा कर दो, 672 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ पे 25वीं रहेगा ना जी, 25 हो जाएगा यहाँ पे, हमने 2 लिख दिया, 25वीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 25वीं का आ रहा है ना तो 25 हो जाएगा। कि ऊपर देखो बाबू, अभी यहाँ पे रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखोगे, जब औसत निकालोगे तो औसत कितना, इसका ऑलरेडी औसत दे दिया है 29 बराबर, ऊपर कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग, तो राशि कौन कौन सा है, 672 प्लस एक्स, दो ही राशि है जी। और नीचे क्या कहता है, राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी है, 25 है। राशियों की ये 25वीं पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि राशियों की संख्या 25 है। चलो अब गुणा करो, गुणा करके लिखो यहाँ पे 672 एक्स प्लस एक्स बराबर, गुणा कर दो कितना हो जाएगा 725। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा जब घटा दोगे तो 53। 53 आंसर ये इधर हो जाएगा तो घटेगा, घटेगा तो 53 आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू इसमें 53 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 समानों का औसत कितना है 18, यदि प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। देखिए सभी लोग ना कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे बाबू, आंसर अपना पिन करते जाएंगे यानी कि लिखते जाएंगे, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है। चलो पहले कुल मान निकाल लो, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुल मान निकालेंगे। तो औसत गुणे क्या होता है, वस्तु की संख्या या सामान्य की संख्या, तो गुणा कर दो, इसका कितना हो जाएगा 360, 18 दूना 36, ठीक है। चलो अब कह रहा है सभी सामान में से 3 घटाने पे, चलो लिख देते हैं 3 घटाने पर। बाबू देखो सभी में से कैसे घटाओगे, सभी तो अंक दिया नहीं है कितना कितना है, कह दिया 20 समान है तो ठीक है। हम 360 जो कुल मान है उसमें से 3 3 सब में से कम है, प्रत्येक में से, प्रत्येक कितने हैं, प्रत्येक वाला 20 तो है, तो हम 20 में से 3 3 घटाने से अच्छा है कि 20 में हम 3 से गुणा कर दें और घटा दें इसमें से, बात तो वही हो जाएगा ना, अलग अलग घटाने से अच्छा है उसमें गुणा करके घटा दिया जाए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300, 300 आ जाएगा। अब देखो अब नया जो इसके घटाने पे जो मान आ रहा है ये वैल्यू, अब इसका हमको औसत पूछ रहा है, देखो जैसे कहा है नया औसत बताइए, तो नया औसत लिख लो, औसत लिखो या नया औसत लिख लो। नया औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 बट्टा में 2, ठीक है, 2 नहीं देखो 20 होगा ना, 20 समान है, 300 बट्टा में 20 हो जाएगा। तो इसको काट दो, तो काटोगे कितना आंसर आ जाएगा 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना होगा, सेट का परिणाम, ये देखो इस सब सेट का परिणाम बताना है। तो ऊपर वाला कितना है 2 4 5, तो 5 6 7 प्लस 4 3 4 प्लस 3 2 3 प्लस 290 प्लस 401, ठीक है बाबू, कितना है 5 है। चलो ऊपर वाला जोड़ो फटाफट, ऊपर वाला जोड़ो, 4 1, ये 4 हो जाएगा, 4 4 8
और 8 7 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हाथ में आया 1, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 का कितना हो जाएगा बाबू, 1। चलो 2 शेष हो गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20। तो ये तुम्हारा आ गया इतना, ठीक है। अब इसमें 5 से भाग करना है, तो 4 बार में होता है, 5 चौक को 20, 0, 4 5 3 15, तो 403, 403 डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है 20 प्रक्षेपण का माध्य, माध्य कहिए या औसत कहिए या समांतर माध्य कहिए, एक ही है, 65 पाया गया, किंतु बाद में पाया गया कि 69 के स्थान पे 96 पढ़ लिया गया। इसी प्रकार सही माध्य आपको बताना है। क्या बताना है, सही माध्य। कुल मान निकाल लो प्रक्षेपण का, कुल मान कितना हो रहा है ये तो पता करना होगा ना। तो 20 प्रक्षेपण है, उसमें 65 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा तो 1300। ठीक, ये हो गया 1300, 65 दूना 130, तो एक 1300 हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है कि त्रुटि कितने का हुआ है, त्रुटि पता कर लो। त्रुटि क्या करोगे, तो कह रहा है कि 96 को इतना पढ़ लिया गया, 69 के स्थान पे 96 पढ़ लिया गया, यानी कि कितने का त्रुटि हो रहा है, 27 का, 27 का त्रुटि हो रहा है। तो सही मान क्या होगा, त्रुटि तो हमने निकाल लिया, सही मान इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये मान है, इसमें से अगर 27 हम घटा दें, यानी कि हमको सही मान की प्राप्ति चल जाएगा। तो 1273 इसका सही मान हो गया। लेकिन सही माध्य पूछ रहा है तो उसका औसत निकाल दो, सही माध्य निकाल दो, क्या हो जाएगा, सही माध्य लिखो या सही औसत लिखो। तो 1273 बटा में कितने हैं भाई, 20, 20 लिख दो नीचे। अब कट करो, ये 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 0.65, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करो, ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप कह रहा है प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। तो हम लोग अभी पढ़े हैं विषम संख्या रहेगा, जब n विषम संख्या दिया है, इसका औसत पूछेगा बाबू, तो औसत में क्या पढ़ा हमने कि n ही होता है। सम में क्या होगा, n सम संख्या का औसत पूछ दिया तो n+1 हो जाएगा। n प्राकृतिक संख्या का पूछ दिया, प्राकृतिक संख्या का औसत तो क्या लिखोगे, n+1/2। तो ये फॉर्मूला होता है, तो 4 है तो 4 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुमको ऐसे फार्मूला मान लो नहीं याद आ रहा है, तो 4 विषम संख्या लिख देना, 1 + 3 + 5 + 7 बटा में 4, ऊपर वाला का जोड़ोगे 7 3 10 5 15 4 16 1 16, 16 बटा में 4 हो जाएगा, फिर 4 ही तो कट के आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है 5 सम संख्याओं का औसत। तो 5+1 हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, n+1 फॉर्मूला होता है सम संख्या के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो मान लो ये भी तुम फॉर्मूला भूल गए, तो लिखना 2 4 6 8 10, 5 हो गया, 2 4 5, हाँ। अब बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इनका जोड़ कितना होगा, जोड़ 30 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10, ये 10 ये 10, 30 हो गया, 30 बट्टा में 5, काट दोगे 6, 6 आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह तुम कर सकते हो। यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की दर से जाता है, 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की दर से जाता है, और बचे हुए भाग का 50 किलोमीटर की दर से जाता है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगी, औसत चाल निकालना है बाबू। चलो तब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो कुल दूरी, सारे क्वेश्चन में हम लोग पहले कुल दूरी या कुल मान निकाल रहे हैं, तो x किलोमीटर हो जाएगा, कितना, x किलोमीटर कुल दूरी। चलो अब दूरी इक्वल टू क्या होगा बाबू, कि देखो x गुणे 1/3, कितना का है, 1/3 का है ना, यहाँ पे पढ़ो, देखो 1/3 हिस्सा का आ रहा है, तो 1/3 हिस्सा देखते हैं कितना आ रहा है, x/3 हो जाएगा, x/3 निकल जाएगा। अब देखो चाल कितना दिया है, चाल लिख लो, चाल इक्वल टू 25 किलोमीटर प्रति आवर्स का आ रहा है। चलो जब चाल दे दिया, तो अब हम लोग समय निकाल लेते हैं। समय का आपका फॉर्मूला याद है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पे रखोगे तो दूरी बटा में चाल, तो दूरी ये हो गया, बटा में करोगे तो 1/25 हो जाएगा, तो इसका क्या निकला, x बटा में 75। ऐसे ही बाबू x बटा में 4 का निकालना है, मतलब 1/4 जो कहा है,
ऐसे ही इसका निकालना, कहाँ गया, देखो 1/4 हिस्से का, 1/104 का 30 है, तो 1/4 का क्या करोगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये कितना कह रहा है, ये 30 कह रहा है, इसको 30 बना लो, ये 4 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक लिख देते हैं ना बाबू, कि फर्स्ट वाले के लिए समय का कितना निकला, फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट हुआ, x बटा में 75 आ गया, ठीक, x बटा में जब 75 आ गया, तो अब इसका चेक करते हैं, ये कितना हो रहा है, x बटा में 120, तो सेकंड का कितना आया बाबू, x बटा में 120। ऐसे ही अब हम लोग एक और जो बच रहा है उसको निकाल लेते हैं, ठीक, चलो उसका भी देखते हैं क्या है। चलो ऊपर अब देखो, ऊपर क्या कर रहा है, जगह कम है बाबू इसलिए हमने वैसे लिखा है, ठीक है, तो बचे हुए भाग का 50, देखिए बचा हुआ कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो x पूरा दूरी है उसमें से अगर आप x बटा में 3 और x बटा में 4 को घटा रहे हैं, तो जो बचेगा, यानी कि 1/4 और 1/3 वाला भाग जब घटाएंगे, जो बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा क्या बाबू, शेष दूरी, तो घटाओगे तो कितना आएगा, 5x बटा में 12, ये निकल गया। अब 5x बटा में क्या है बाबू, ये तो दूरी है ना जी, तुम्हारा चाल तो इतना दिया है, तो इससे समय निकालोगे तो क्या हो जाएगा, समय 5x बटा में 12 गुणे 1/50, 5 से इसको काटोगे 10 होगा, यानी कि x बटा में 120, क्या हुआ, x बटा में 120, इसका भी आंसर आ गया। चलो अच्छी बात है, 1 बटा में 120 आ गया, तो x बटा में, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं x बटा में 120, यानी कि तीनों जो है, ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, यहाँ आप लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का निकल गया समय, तीनों का समय निकल गया, तब औसत चाल निकाल देते हैं यहाँ पे, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है जी। देखो जब औसत यहाँ लग जाएगा तो इसके आगे कुल टोटल हो जाएगा, और इसके आगे भी टोटल हो जाएगा। चलो कुल दूरी लिखो, कुल दूरी कितना माने हो, x मान लिए हम लोग, और ये कितना आ रहा है, x बटा में 75 प्लस x बटा में 120 प्लस x बटा में 120। चलो अब इस वाले का कोई काम नहीं है, हम लोग नोट कर लिए तीनों, अब इसको मिटा दो, ये भी मिटा दो क्योंकि हमने नोट कर लिया। अब देखो अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा x, नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा 8x प्लस 5x प्लस 5x, यही होगा जी। और इसका एलसीएम कितना आ रहा था 600, तो 600 ऊपर चला जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा x गुणे 600 बटा में 18x, समझ गए। अब x से x कट जाएगा, अब आ गया 600 बटा में 18, चलो 600 बटा में 18 किलोमीटर प्रति आवर्स आंसर हो जाएगा। अब इसको भाग कर लो, भाग करके बताओ कितना आ रहा है, कितनी बार में हो जाएगा, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति आवर्स, आप भाग करके चेक कर लेंगे, देखते हैं ये है, हाँ देखो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है चार संख्याओं का औसत कितना है, 40, पहली तीन संख्या का योग 75 है, तो चौथी संख्या बताइए, चौथी संख्या आपको बताना है, तो चार संख्याओं का कुल योग निकाल लो, कुल योग, सारे क्वेश्चन में देखिए हम लोग पहले टोटल ही निकाल रहे हैं, तो 40 गुणे 4, 40 औसत संख्या कितनी है 4, कितना हो जाएगा 160, 160 निकल गया। अब देखो पहली तीन संख्या का योग, तीन संख्या का योग, तीन संख्या का योग कितना हो जाएगा बाबू 75, चौथी संख्या जो है उसको क्या करोगे निकालने के लिए, एक ही तो बच रहा है जी, एक ही बच रहा है, तो टोटल में से तीन को घटा दो तो एक का पता चल जाएगा, तो घटा दो कितना आ गया 85, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आठवें का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 5 से 10 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं, 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80, इनका औसत निकालिए, इस सारे का औसत निकालना है, तो औसत क्या, औसत इक्वल टू क्या होगा, औसत कुल योग क्या बाबू
कुल योग बटा में कुल संख्या कितने वो हैं। चलो ऊपर वाले को सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 445 बटा में कितने हैं टोटल तो 10 हैं, भाग कर दोगे तो 44.5 कितना आंसर हो जाएगा 44.5। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा नो का करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है सचिन ने 40, 86, 120 और 36 रन और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए इसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है किसके द्वारा। तो सबका औसत अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले हम लोग सचिन पहले कुल रन निकालेंगे, ठीक है। कुल रन, ये कुल रन किसका है भाई तो सचिन का है। चलो यहाँ पे कोष्टक में हमने सचिन लिख दिया। कुल रन निकालने के लिए क्या करोगे पूरा उसका रन जोड़ो, ये 40, 86, 126 हो जाएगा और 120 और 36 ये कितना हो जाएगा 282। ठीक 282 में तुम अब 282 आ गया तुम्हारा, लेकिन हो कितना रहा 4। तो औसत निकालोगे, औसत इक्वल टू क्या होता है उसका पूरा टोटल का योग बटा में कितनी उनकी संख्या 4 ही ना है जी। 4 है तो निकाल लो, ये कितना 70.5 ये निकल गया 70.5। चलो भाई अब इसका हम लोग रहने देते हैं यहीं पे 70.5 ये किसका है सचिन का, यहाँ पे लिख देते हैं सचिन का निकला। अब देखो गांगुली का निकालो, गांगुली अब इनका ऐड करो 2, 4, 4 ये हैं तो इनका ऐड करने पे 292 आ रहा है 292, ठीक है। पूरा अब औसत निकाल लो भाई 292 औसत 292 बटा में 4 इनमें भी संख्या है, भाग करोगे कितना आ जाएगा 7.73 आ जाएगा। कितना आएगा 73। तो क्या पूछा कि अधिक किसका है तो किसका है भाई गांगुली का ना है जी, ये तो 70.5 है सचिन, ये 73 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो लिख दोगे गांगुली ने अधिक रन प्राप्त किए हैं या अधिक रन बनाए हैं। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था, ठीक है बाबू। अब देखो सारे क्वेश्चन में सारे चैप्टर में हम लोग अधिक क्वेश्चन कर रहे थे, इस चैप्टर में इतना कम क्वेश्चन क्यों। तो चैप्टर नंबर बाबू 11 है, क्या 11, इसका नाम क्या है औसत। तो औसत से पी वाई क्यू मतलब समझते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक 10 क्वेश्चन ही पूछा गया है, पिछले 8-10 साल के जो भी हमने उठाया उसमें 10 क्वेश्चन ही औसत से पूछे गए हैं, तो वो 10 क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस ये प्रीवियस ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा सारा चैप्टर उसके बाद हम लोग फिर करेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। क्या नाम है अनुपात तथा समानुपात, ये है चैप्टर नंबर 12। तो देखो बाबू इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो JNV जवाहर नवोदय विद्यालय का न्यू SYLLABUS जो न्यू सिलेबस आया है बाबू, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय का ये चैप्टर नंबर 12 जो है इसको एग्जिस्ट कर दिया है, एग्जिस्ट मतलब निकाल दिया है, इसको सिलेबस से बाहर कर दिया, इसलिए इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग अनुपात तथा समानुपात को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नया चैप्टर क्या है। नया चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 13 हमारा क्या है 13 चैप्टर है लाभ तथा हानि। क्या है चैप्टर नंबर 13 लाभ और हानि, ये चैप्टर का नाम है लाभ हानि, लाभ और हानि। तो इसके बारे में हम लोग एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, जैसे सारे चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर उसके बाद से क्या करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस कैसा होगा PYQ बेस पे होगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कॉस्ट, ये खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाएगा उसे क्या कहेंगे क्रय मूल्य, और जिस वस्तु मतलब जिस पे उसको बेचा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा विक्रय मूल्य। तो थोड़ा सा अंतर है,
अगर आप खरीद रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं बाबू, क्रय मूल्य है। जो बेच रहा है वो दुकानदार क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है, तो उसका वो विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो खरीदा हुआ क्या, जब खरीदेंगे तो खरीदना क्या कहलाता है, वस्तु को जब खरीदेंगे तो उसे क्रय कहते हैं, वस्तु को बेचेंगे तो उसे विक्रय कहते हैं। ठीक है, अब लाभ देखिए क्या कहता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु बेचने पे लाभ होगा। विक्रय मूल्य मतलब समझ रहे हैं ना, बेचना, जो ये बेच रहे हो यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगर वस्तु को मान लो हम बेच दिए कितने रुपए में, 20 रुपए में, ठीक, ये जब हम क्रय किए थे बाबू, क्रय कितने में किए थे, 18 में, तो इसमें क्या होगा, हमको लाभ होगा, एग्जैक्टली लाभ होगा। क्यों, क्योंकि क्रय मतलब क्या, खरीदा था हमने कितना रुपया में, 8 रुपया में, तो बेचा कितना बाबू, 20 रुपया में, तो 2 रुपए का लाभ हो गया यहाँ पे। तो जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो वहां पे क्या होगा, लाभ होगा। जब क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से, यानी कि जो आपका खरीद है वो बेचना, देखो बेच, अगर ये बेच रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम है, वस्तु के क्रय मूल्य से कम है, ठीक है, तो विक्रय मतलब हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं कि वस्तु को बेचना, ये बेचा, ठीक है, ये खरीदा, अगर ये वाला पार्ट अधिक हो जाएगा और ये कम पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हानि हो जाएगा। ये जो बेच रहा है ये कम में बेच दे और खरीद ले ज्यादा में तो इसको हानि होगा। इसमें देखो क्रय क्या कर रहा है, खरीद रहा है 18 रुपए में लेकिन बेच रहा है 20 रुपया में, इसको क्या हुआ, यहाँ पे हानि हो गया। ये तुम्हारा हानि और लॉस, लॉस का मतलब प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट है। देखिए कुछ फॉर्मूला दिया है, सूची वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। सूची मूल्य जो होता है ना बाबू, सूची मूल्य, सूची मूल्य वो क्या होता है, अंकित मूल्य कहलाता है। कभी कभी दुकानदार क्रय मूल्य में वृद्धि या कमी कर देता है, तब वह मूल्य वस्तु का सूची मूल्य कहलाता है। कब कहलाएगा, जब दुकानदार क्रय मूल्य में वृद्धि या कमी कर दे तब वो क्या वस्तु कहलाएगी, सूची मूल्य कहलाएगी। ठीक है, अब देखो लाभ, लाभ कह रहा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ का परसेंटेज निकालना हो तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, हानि का परसेंटेज निकालना हो तो हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप याद कर लेंगे, इसको एक बार लर्न कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो तब क्या करोगे, तब पूछता है क्रय मूल्य, तब क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या करोगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि, अगर लाभ रहेगा तो प्लस करोगे, हानि रहेगा तो माइनस कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही करा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य गुणे 100 में क्या जोड़ोगे, लाभ और हानि का परसेंटेज ऐड करोगे या घटाओगे, लाभ रहेगा तो ऐड करोगे, हानि रहेगा तो घटाओगे, बटा में 100 से भाग करोगे। तो ये बाबू एक छोटा सा एक टेबल है, ठीक है, बॉक्स है, टेबल नहीं बॉक्स है। इस बॉक्स में देखिए जितने भी फॉर्मूला दिए गए हैं वो आपको याद करना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिख लें। और ये कह रहा है जब दो क्रमानुसार लाभ x% y% हो तब परिणाम लाभ प्रतिशत में क्या करोगे, x प्लस वाई को पहले जोड़ोगे फिर उनका मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर दोगे, तो ये बाहर परसेंटेज है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अगर कोई लिख रहा है तो वो नोट कर ले, वीडियो को यहीं पे रोक लेगा और लिख लेगा। ठीक है बाबू, चलो आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक व्यापारी ने एक ही कीमत के दो घोड़े को 20% लाभ तथा 10% लाभ पर बेचा तो उसका परिणामी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं अभी ऊपर हम लोग जो बात किए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 और फिर परसेंटेज, इस फार्मूला से इसने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें तो बाबू लाभ हो रहा है, दोनों में लाभ हो रहा है, लेकिन ये कह दिया कि x का लाभ तथा y को जब हानि हो तब क्या करोगे, तब x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100 करोगे। ये परसेंटेज हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान देंगे, दोनों पे लाभ हो रहा है कि किसी पे हानि भी हो रहा है। तो हानि के लिए ये दे दिया है, कर एक दुकानदार ने दो घोड़े जितनी कीमत 188 को क्रमशः 10% लाभ और 30% हानि पर बेचा, तो ज्ञात कीजिए उनको कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ। तो प्रतिशत ये देखिए 10 लिखेगा 30 लिखेगा, ये माइनस रहेगा, अगर दोनों में लाभ होता उसको तो प्लस कर देता, ठीक। और ऐसे गुणा करके 100 से भाग करेगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा कर देगा 300 हो जाएगा, दो जीरो जो जीरो कट जाएगा, तो 30 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वो हो गया 33, 10 माइनस 33 माइनस 23% का ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है हानि। अगर कहीं भी ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, हानि हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 23% का हानि हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कह रहा है क्या। यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तथा उनमें से एक वस्तु को x% लाभ और दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचा जाता है, तो इसे सौदे में विक्रेता को हमेशा हानि होता है। प्रतिशत हानि का फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बटा में 100% हो जाएगा, ठीक है। ये अब पढ़ लीजिए एक बार और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। यदि छूट दिया गया हो तब क्या करोगे, छूट निकालने के लिए अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और परसेंटेज छूट निकालना हो तो छूट बटा में अंकित मूल्य गुणे 100, छूट बटा में अंकित मूल्य गुणे 100। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को यहीं पे रोक के लिख लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। चलो आगे अब देखते हैं क्या कह रहा है। यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हैं हुए 1 किलो के स्थान पर x ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसका क्या लाभ निकलेगा। लाभ निकालना हो तो परसेंटेज लाभ निकालोगे बाबू, परसेंटेज लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स करोगे बट्टा में x गुणे 100 कर दोगे, क्या बट्टा में x गुणे 100 कर दोगे, तो ये तुम्हारा एक बेसिक सा नियम हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इंटू 100, ठीक। तो ऐसे निकाल लोगे, ये भी नोट कर लो। अब चलो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। पहले फॉर्मूला सभी लोग एक बार नोट कर लें, वीडियो को पीछे करके पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। सभी लोग पढ़ लीजिए। तो हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक वस्तु को 500 में बेचने पे हानि होती है यदि इस वस्तु को, अच्छा ठीक है, ठीक है, इसी में बता देते हैं और वीडियो को 2 पार्ट में करके अपलोड कर देंगे। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, क्रय मूल्य। तो पहले आप मान लेंगे कि क्रय मूल्य इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है, क्रय मूल्य क्या दिया है, x दिया है, तो इसको हानि क्या होगा, कितने का हानि होगा। तो हानि कैसे निकालोगे, x माइनस 500, यहाँ पे बोला है ना बाबू कि हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य तुम मान लिए, उसमें से 500 घटा दोगे तो हानि निकल जाएगा, यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलोगे, प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि जो ये कहाँ गया, 700 पे बेच रहा है, 700 पे बेच रहा है ना बाबू, तो देखो 700 माइनस एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 गुना हानि पे, 3 गुना, देखो यहाँ पे लिखा है दुकानदार को पहले वाली हानि, पहले वाली हानि जो ये वाली हानि है वो 3 गुना लाभ होता है, 3 गुना, तो पहले वाली हानि में 3 गुना लाभ, देखो ये हम लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, 700 माइनस एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1500, ये समझ गए यहाँ तक। अब देखो इसको क्या करोगे, अब 3x प्लस एक्स हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 700 प्लस 1500, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2200 रुपए, x इक्वल टू कितना निकलेगा 2200 बट्टा में 400, और इसको कट करोगे 550 आंसर हो जाएगा, कितना बाबू 550 वस्तु क्रय मूल्य इसका निकलेगा कितना 550, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अगर फॉर्मूला सबको जिसको जिसको फॉर्मूला याद है वो फटाफट कर लेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के दो, 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, 2 के हिसाब से खरीदता है, 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, इसमें प्रतिशत लाभ बताना है। यानी कि वो 2 नींबू जो है बाबू,
2 नींबू का क्रय मूल्य उसका कितना है? एक फल विक्रेता 1 रुपया, क्रय मूल्य कितना? 1 रुपए है। ठीक है, तो एक नींबू का निकाल लो, कितना हो जाएगा? 1/2। एक नींबू का मिल गया। ऐसे ही 5 नींबू का क्रय मूल्य उसका कितना है? विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य बेच रहा है बाबू, विक्रय मूल्य कितना? 3, 3 रुपए। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लो, एक नींबू का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3/5। तो ये निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए? लाभ। लाभ निकालेंगे तभी तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो लाभ चलो निकालो। लाभ बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या बाबू? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 3/5 है, 1/2 क्रय मूल्य है, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। 1/10 यहाँ पे तुम्हारा लाभ निकल गया। चलो, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ क्या होता है बाबू? 1/10। पहले लाभ लिखोगे नहीं जी, लाभ गुणन 100 होता है फॉर्मूला में। अब बटा में क्या होता है कि 1 जो जो क्या क्या है? अरे जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं वो क्रय मूल्य भी तो लिखना है। वही क्रय मूल्य नीचे हम लिख दिए। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व कर दो। 1 0 से 1 0, ये हो गया 10 बट गुणे 2, 10 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो 20% जो होगा वो तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत लाभ हो जाएगा कितने का? 20% का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ प्राप्त हो? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करेंगे। क्या करना है? आंसर पिन करना है। कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें क्या कह रहा है कि टीवी का मूल्य, टीवी का मूल्य, टीवी का मूल्य कितना है भाई? 18,200 रुपए। ओके, मरम्मत का खर्च जोड़ लो। मरम्मत का खर्च, मरम्मत का खर्च कितना है? 1800। ओके, चलो अब कुल मूल्य निकाल लो, टोटल कुल मूल्य। भाई कुल मूल्य निकालोगे ना, 1800 प्लस 8,200 प्लस 1800। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 20,000 हो गया। चलो अब हम लोग इसका लाभ देखते हैं, कितने का लाभ हुआ है जी? बेचने पे 3,000 का लाभ हो रहा है। चलो यहाँ लिख लो लाभ 3,000। 3,000 का मान लो तुमको लाभ हो गया। तो अब विक्रय मूल्य निकालोगे। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ पढ़े हैं। तो क्रय मूल्य कितना था? यहाँ पे देखो, 20,000 प्लस लाभ कितना निकला? उसको 3,000 वो लाभ हुआ ही है, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 23,000। देखो ये नहीं रहेगा, 3 ही जीरो रहेंगे। तो 23,000 इसका टोटली विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो देखो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करो। 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पे दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो 12 कितने पेंसिल बाबू? 1 दर्जन है, तो 12 यानी कि 12 पेंसिल बेचने पे, पेंसिल बेचने, देखो बेचने नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं विक्रय मूल्य। वही तो हुआ जी, बात बात तो एक ही हुआ। पेंसिल का विक सॉरी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30 दिया है, देखिए 30। ठीक है, तो लाभ अब देख लेते हैं भाई, कितने का लाभ हो रहा है? 10 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य पहले निकालेंगे तभी तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ में हमको क्रय मूल्य से डिवाइड भाग करना होता है जी। क्रय मूल्य निकालो, तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस
लाभ, 30 माइनस 10 बराबर 20। क्रय मूल्य कितना निकल गया? 20। अब निकालो प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ पहले देखो कितना है, लाभ 10 है, गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लिख दिए, तो कितना हो जाएगा? 50%। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,479 हमें मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य का भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। छूट कितना हो रहा है भाई? छूट 18% का हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो रहा है? अंकित मूल्य यहाँ पे 100% मान लिए। ठीक है, मानते हैं अभी परसेंटेज में अंकित मूल्य कितना है? 100 है। चलो अब विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा? 82%। अभी देखिए सारा कुछ परसेंटेज में चल रहा है, तो 82% हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि 18% छूट देने के बाद जो बच रहा है उसका वॉशिंग मशीन उतने मतलब 13,479 रुपए में मिलती है, तो अंकित मूल्य बताना कितना बाबू? देख लो बचा कितना? 82%। तो जो 82% है वो किसके बराबर हो रहा है? 13,479 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा बाबू? 1% 13,479 बटा में 82 हो जाएगा। अब इसका निकाल दो, कितना हो जाएगा? देखो 1% मतलब 100, 1% की जगह क्या लिख सकते हो? 100%। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ये 13,489 बट्टा में 82 गुणे 100। इधर देखो 100% की है, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो जैसे तुम सॉल्व करके कट करोगे, ये 16,450, 16,450 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 16,450। ठीक है, चलिए अभी तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे करेंगे। अगर मेरा वाईफाई ठीक हो जाता है तो फिर कल से लाइव क्लास हम लोग करेंगे, या ऐसे ही हम रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, हम वहाँ पे देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग लाइव आएंगे तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जिनको भी टेस्ट सीरीज या फिर ये सारी चीज़ें पे बात करनी है, तो वो नंबर पे, दिए गए नंबर जो नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।